नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। 2011 में जब भारत देश में हम लोगों की गिनती हुई यानी जनगणना हुई तो 121 करोड़ की तादाद हम लोगों की भारत देश में थी। अब 2021 आ गया है, 10 साल हो गए हैं और अब क्योंकि नया जनगणना भी अब आ जाने वाली है, तो ऐसे में अब ये संख्या बताई जा रही है कि करीब करीब 139 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो जब तक जनसंख्या का जब डेटा आएगा 2021 का, तब तक हो सकता है 140 करोड़ से ज़्यादा ही हो जाए। और आने वाले करीब करीब 5 साल में 2025 तक मोटे तौर पर आप मानिए तो चाइना को बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे जनसंख्या में। लेकिन चाइना का जो क्षेत्रफल है और भारत का क्षेत्रफल है उसमें बहुत फर्क है। चाइना बहुत बड़ा है भारत की अपेक्षा, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है, क्षेत्रफल तो वहीं का वहीं है। दूसरा, इसी क्षेत्रफल में यानी भारत में ही हम सिर्फ बात करें तो जितने संसाधन हैं वो संसाधन भी ठीक उसी तरीके से बने हुए हैं। वो संसाधन भी बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि उनकी खपत ही हो रही है। चाहे वो धरती के नीचे पानी की बात हो या जमीन की बात हो या खाद्यान्न की बात हो, तो तमाम चीजें सीमित हैं। जनसंख्या असीमित होती चली जा रही है और लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही है। 2050 तक का भी एक डेटा सामने आया कि ये 1.66 करोड़ से ज्यादा ये जनसंख्या हो जाएगी और इससे भी ज्यादा तेजी से और तेजी से वृद्धि इसकी होगी। और 2021 जैसे जैसे खत्म होने की ओर आएगा यानी करीब करीब 80 साल के बाद परिस्थितियां थोड़ी बहुत काबू में आएंगी, जो वृद्धि दर जिस तरीके से चल रहा है उसको देखते हुए। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से संसाधन कम हो रहे हैं, ये कितना चिंताजनक हो गया है, इस बात को अलग अलग राज्यों की सरकारें समझने लगी हैं, देखने लगी हैं। लेकिन कुछ प्रयास भी उनकी तरफ से हो रहे हैं, जैसे 2 बच्चे अगर हों तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से कुछ राज्यों ने यह फैसला किया पंचायती राज एक्ट में कुछ बदलाव करके कि 2 से ज्यादा बच्चे अगर हों तो आप पंचायत का या नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस तरीके के प्रावधान किए गए। लेकिन क्या ये काफी है? अब इसी कड़ी में असम की सरकार ने भी यह फैसला कर दिया है कि राज्य की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ लेना है तो 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो उनका कुछ भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार भी अब करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान हो या तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, इन राज्यों में पहले से ही, महाराष्ट्र में भी पहले से ही इस तरीके के नियम बनाए गए। लेकिन क्या ये काफी हैं? और क्या केंद्र के स्तर पर, बड़े स्तर पर, एक लार्ज स्केल पर पूरे भारत को एक इकाई मानते हुए एक मजबूत नीति बनाने की जरूरत आज आन पड़ी है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज कार्यक्रम करेंगे सवाल आपका। इसके अलावा वो सवाल अब आपको दिखाते हैं आज जो खबर फास्ट इस कार्यक्रम के जरिए उठा रहा है, अब बात उनकी करेंगे। तो सवाल जो आज खबर फास्ट उठा रहा है, बढ़ती जनसंख्या निश्चित तौर पर परेशानी, मुसीबत बनती चली जा रही है। क्या अब जनसंख्या नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो गया है? क्या जरूरत वो आन पड़ी है? बढ़ती आबादी से समस्याएं और बर्बादी क्या बढ़ती चली जा रही हैं? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अब बढ़ती आबादी पर रोक लग जाएगी? जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर जो छोटे छोटे कदम उठा रही हैं, क्या इससे कुछ रोक लगेगी? कुछ सीमित हो पाएगी जनसंख्या? एक और बड़ा सवाल है। तो इन्हीं तमाम सवालों के अलावा आपके जहन में भी, आपके दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल कौंध रहे होंगे, घूम रहे होंगे। ये अपने आसपास बढ़ती हुई आबादी और उस आबादी से बढ़ती हुई परेशानियां आप देखते समझते होंगे। तो उसके बारे में आप हमें फोन करके जरूर बताएं। इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें और अपनी बात रख सकते हैं। तो ये हमारे टेलीफोन नंबर, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आज भारत जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है उसमें बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और बेरोजगार होते युवा इतनी बड़ी जनसंख्या का बोझ कैसे उठा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ नूतन ठाकुर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, ऋषिपाल सिंह हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप दोनों ही का स्वागत है। सबसे पहले ऋषिपाल जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं देश में, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चीज़ें बड़ी चिंताजनक स्थिति में पहुंचती चली जा रही हैं, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है
और धरती पर जितने संसाधन हैं वो सीमित हैं, उनका हम दोहन करते चले जा रहे हैं, दोहन पर दोहन होता चला जा रहा है। बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं। तो फिर हमने क्योंकि मानव मस्तिष्क है बड़ा शातिर जो दिमाग कहा जाता है, वो कुछ और तरीके ढूंढ लेता है, कुछ और नई चीज़ें ईजाद कर लेता है। और अब तो जब धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा तो अंतरिक्ष में जाने की पूरी तैयारी कर ली है। जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होगा वो चांद पर प्लॉट भी खरीद लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर उस पर बाद में आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप हमें बताएं, क्योंकि अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ नियम बना करके जनसंख्या पर रोक लगाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि अब असम की सरकार ने भी कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी योजनाएं, जो राज्य के स्तर पर सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ और राज्यों ने भी पहले किए हुए हैं। पंचायत चुनावों में आप चुनाव नहीं लड़ सकते, नगर पालिका के चुनाव नहीं लड़ सकते। उत्तर प्रदेश की सरकार भी अब इसी तरीके की प्रक्रिया को अपनाने जा रही है। क्या ये नियम काफी रहते हैं? क्या इनका कुछ असर पिछले कुछ सालों से कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर केवल और केवल ये एक जिम्मेदारी से बचने का केवल एक छोटा मोटा एक प्रयास हो सकता है, ऐसे कहा जा सकता है? आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, अगर हम मौजूदा हालात में जो स्टैटिक्स हमारे पास है, जो आंकड़े हमारे पास हैं, अगर हम उन आंकड़ों के हिसाब से ये जो योजनाएं बनाई गई हैं या ये नियम लागू किए गए हैं, उनको देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इन नियमों को लागू करने से कोई बहुत भारी लाभ हम नहीं देख पाते। विशेष तौर पे जिन राज्यों में हम अगर देखते हैं जहाँ पर की इकोनॉमिक और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, बेहतर हैं, वहाँ पे चाहे आपने ये नियम लागू किया है, ये नियम लागू नहीं किया है, वहाँ पे लगातार लगातार जो जनसंख्या की दर है वो लगातार कम होती आई है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, हालांकि उसमें यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं है, फिर भी जहाँ पर हम आप इसको अगर स्टैटिक्स देखिए, आप इसको तुलना कीजिए, तो जिन राज्य से मान लीजिए बात करते हैं केरल की, केरल में क्या है कि वहाँ पर आपको देखिए मेडिकल फैसिलिटीज, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और राज्य के मुकाबले में ठीक है, एजुकेशन ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है आपका जो ग्रोथ रेट है, वो जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है। ऐसे ही पंजाब में भी कम है। लेकिन हम अगर हम उसको तुलना करते हैं बिहार से, उसको तुलना करते हैं मध्य प्रदेश से, उसको तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो जहाँ पर भी हम देखते हैं कि मेडिकल और इकोनॉमिक जो सेटअप है वो कमजोर है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो जनसंख्या लोगों की ज्यादा है। तो ये नियम जो है ये समझो आप आटे में नमक के बराबर है। जब तक हम इस प्रॉब्लम को इस लेवल पर सेटअप नहीं करेंगे कि हम इकोनॉमिक लेवल है जब तक वो अच्छा नहीं करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर नहीं करेंगे, तो अपने आप जब हम ये कर देंगे तो अपने आप लोगों में ये भावना पैदा होती है कि कम बच्चे पैदा किए जाए। इस समय जो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो करीब 2.3 है और 2.1 होनी चाहिए। एक ऐसी ग्रोथ रेट होनी चाहिए जिसके ऊपर जो जनसंख्या उसको आदर्श स्थिति मानते हैं। तो अभी चीजें हमारे हाथ से बाहर निकली नहीं है। अगर लेकिन ये जो हमारा जो मेडिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बेहतर करना है, ये कोई आसान काम नहीं है। हमें राज्य सरकारों को अभी बहुत कुछ पे करना है। तो ये जो सब प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास आप देखते हैं कि बहुत सारे कानूनी पहलू से भी होते हैं और जो प्रशासनिक पहलू भी हैं और राजनीतिक पहलू भी हैं। हाँ, एक चीज और जिसका आपने जिक्र किया कि कंपैरेटिवली अगर स्टडी को देखा जाए, जैसे आपने पंजाब और केरला का एग्जांपल दिया, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ अगर कंपैरेटिव स्टडी को देखा जाए, एक स्टडी को और मैं देख रहा था इसमें ऋषिपाल जी, उसमें ये बताया गया कि आप अमीरी से गरीबी की तरफ जाते हैं तो वहां से अगर इस डायरेक्शन में आप आते हैं तो जो जनसंख्या का जो वृद्धि दर जो है वो कम से ज्यादा की तरफ आती है। यानी कि जहां जहां जितनी ज्यादा गरीबी है वहां वहां जनसंख्या उतनी बढ़ी हुई देखी जा रही है। इसके अब दूसरा पहलू इसका ये भी है, ये भी बताया गया कि गरीबों में ये प्रवृत्ति ज्यादा है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो वो उनकी आर्थिक सहायता में उनकी करेंगे। एक पिता ये सोचता है कि अगर पुत्र हो जाएगा या फिर पुत्र की प्राप्ति के लिए वो ज्यादा प्रयास इस तरीके से उनका रहता है कि पुत्र उनको हो, और उसी कड़ी में ज्यादा बच्चे जब हो जाते हैं तो उनका फिर यही मानना है कि वो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उनका घर का काम उनका करवाएंगे, उनके साथ बाहर काम करवाएंगे तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी। नहीं, ये भी आप मेडिकल फैसिलिटी से देखिए ना। कोई अमीर व्यक्ति है तो प्रति व्यक्ति जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं उसको जो मिल रही है और एक गरीब व्यक्ति को मिल रही है, तो वहां पर भी उसको चिकित्सा सुविधाएं हैं, इकोनॉमिक जो सेटअप है वो कम है उसके पास। क्या वो किसी भी राज्य में कहीं पर भी है, तो जहां पर ये स्थिति जब बनी हुई है, ये स्थिति जो है उसको आपने सही कहा कि उसको एक प्रेरित करती है, वो ज्यादा बच्चे पैदा करे जिससे कि परिवार को पाल सके, परिवार को आगे बढ़ा सके। तो ये स्थिति तो है हमारे देश के लिए।
तो इसमें एक फिर सवाल लिया जाता है कि ये जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आ रही है या फिर गरीबी की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। ये चीजें, इसको कैसे रिलेट किया जाए और कैसे समझा जाए, इस पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, करीम है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करीम जी नमस्कार, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जी जी हाँ, बताएं। नमस्कार। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, सरकारें किसी की भी हो, ये जो भी योजनाएं इम्प्लीमेंट करती हैं उसको उसको ये पूर्ण तरीके से लागू नहीं करती। अभी गरीब तबकों में बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं क्योंकि सरकारें उनको लाभ दे रही है, लाडली योजना चला रही है, शादी करवा रही है, बीपीएल कार्ड दे के उनको अनाज दे रही है। इन सब पे रोक लगाने की जरूरत है। जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको इन योजनाओं में लाभ न मिल पाए। सरकारें ऐसे ही काम करती है जैसे अभी आपने बताया कि पानी कम पड़ जाएगा, वो अपन पानी हाँ। ज्यादा निकाल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि पानी आप जमीन में कितना डाल रहे हो। सरकारों ने योजना चाहिए कि हर घर को ये कहे कि वो बारिश के पानी का वो सोप टैंक हाँ, बनाए, ठीक है। लेकिन ये नहीं करती। हाँ। यानी सुचारू रूप से ये नहीं करना चाहती। वाहवाही बहुत डूबती है। अभी इन्होंने ठीक है। यानी लोगों को बाथरूम और संडा से बना के दी है। सवाल ये उठता है 3 फीट के गड्ढे में कौन सी योजना आप लागू करना चाहते हो। वाहवाही लूटने के लिए सरकारें जमाने भर के काम करती है, जबकि जिनके अधिक बच्चे हैं इनको सरकारी योजनाओं से वंचित कर देना चाहिए। यही कदम अगर इस तरीके से शुरुआती स्तर पर उठाए जा रहे राज्य सरकारों की तरफ से, तो हो सकता है कुछ स्तर पर प्रभावी हो। बहुत शुक्रिया करीम जी, आप जुड़े और अपनी बात आपने रखी। नूतन जी आपसे बात करेंगे और थोड़ा समझना चाहेंगे, जिसका जिक्र अभी ऋषिपाल जी भी कर रहे थे कि हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ पर जनसंख्या और ज़्यादा बच्चों की प्रवृत्ति हमने देखी है, वो स्टडीज़ को और अगर डेटा को देखें। लेकिन उसमें फिर ये भी सवाल आ जाता है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आई है या फिर गरीबी की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। इसको कैसे समझा जाए, इसके अंतर को किस तरीके से समझा जा सकता है। आप किस तरीके से एक समाज में देख रही हैं चीज़ों को होते हुए। तो देखिए अरुण जी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और बहुत आसानी से इसको कोई भी वो डिफाइन नहीं कर सकता है जो सवाल आपने पूछा। लेकिन जाहिरा तौर पे जैसे अगर आप देखिए, जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आई, और ये आज से नहीं है, काफी पहले जब आया, आबादी कंट्रोल करने की बात नारा चला, कई बार जबरन भी किया गया, इमरजेंसी दौर की बात की जाती, उसके बाद ये चीजें तो ठंडी पड़ गई। कई सारे स्टैट्यूट में अगर पब्लिक सर्विसेज की बात करिए, वहाँ ये चीज थी लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और जो पढ़े लिखे, आप अपर मिडिल क्लास की अगर बात करिए, तो वो इस चीज को समझ गए हैं कि जिनके पास बेसिक सहूलियत है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। तो उनको ये समझ आ गया कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो हम हर बच्चे को वो सहूलियत नहीं दे पाएंगे, तो हमको कंट्रोल करना है। बच्चे, एक बच्चे, दो बच्चे, अब तो बहुत लोग कहते 2 बच्चे में भी हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो हमें एक ही बच्चा चाहिए और रखना है, ताकि हम उसको जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो हम बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करा पाए। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके पास और कुछ है नहीं, वो जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके पास कोई ऐसा मानक या लाइफ स्टैंडर्ड नहीं है कि उनको लगे कि ये चीज अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे को, एक बच्चे को हम दे पा रहे हैं, दूसरे को नहीं दे पाएंगे। वहाँ उनको बच्चे ही अपनी पूंजी और संपत्ति लगते हैं। अगर 2 बच्चे की बात करिए, उतने पैसे नहीं है, जो ऑलरेडी कमजोर है, उनको ये भी भय होता कि अगर प्रॉपर जो ऋषि जी बोल रहे थे कि चिकित्सा नहीं मिली, बच्चे को कुछ हो गया, तो फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो कई सारी ऐसी सामाजिक चीजें हैं जिसकी वजह से वहाँ पे उनको लगता है कि बच्चा ही मेरा ह्यूमन रिसोर्स है जो काम करेगा। तो घर में जो किसान है उनको लगता है कि अगर 4 बच्चे 2 हैं और खेती है तो हमको मजदूरी देनी पड़ेगी, अनाज हो ही रहा है खाने को, तो हमारे बच्चे भी वर्किंग हैंड होंगे। तो इस तरीके से चीजें चलती। और जी, जो सरकारी योजनाओं को कर्टेल करने की बात है, तो वहाँ मैं कहूंगी कि आप ले आएंगे 2 बच्चे पॉलिसी, और अगर ये कहते हैं कि ठीक है, ऐसे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको हम सहूलियत नहीं देंगे, तो वहाँ जो बच्चे अगर एक्स्ट्रा पैदा हो जा रहे हैं, माँ बाप कर ले रहे हैं, तो उनकी क्या गलती है।
क्योंकि उनको वो भी जो बच्चे हैं वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें एक चीज और जिसका जिक्र आया कि जनसंख्या बढ़ने से दो चीजें होती है। एक तो फायदा भी होता है कि अगर आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, एक उसका नुकसान भी। नुकसान तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन फायदा तब उस स्थिति में होता है कि जब हम अपनी जनसंख्या की ताकत को सामने ला पाते। लेकिन आज हमारे सामने परिस्थिति ये है कि एक परिवार है 8 से 10 लोगों का, उसमें कमाने वाला एक है और ज्यादातर लोग बीमार हैं, और ऊपर से घर की कुछ कमाई नहीं है, बीमारी में सारा पैसा चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति मोटे तौर पर देखें तो देश की उस जनसंख्या के लिहाज से हो गई है। अगर सभी लोग स्वस्थ हों और सभी लोग पढ़े लिखे हों और सभी लोग काम करके उस घर को चलाएं, तो हो सकता है वही घर जिसमें 7-8 लोग या 8-10 लोग जो बोझ बने हुए थे, वही सब उस घर की प्रगति को आगे बढ़ा सकें। इस कॉन्सेप्ट को लेकर भी अब काफ़ी चर्चा हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। रणवीर मान एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। रणवीर जी नमस्कार, आप जुड़ गए, अपनी बात आप रख सकते हैं। सर नमस्कार जी सर, ये तो पूरे देश में लागू करना चाहिए 2 बच्चों वाला। आज हमारे देश की जनसंख्या के ऐसे हालात हो चुके हैं कि बहुत ही बद से बदतर हो चुके हैं। हाँ। और ये तो यूपी असम ही नहीं, पूरी इंडिया के अंदर लागू कर देना चाहिए मोदी जी ने। और इसके साथ साथ मोदी जी से हम प्रार्थना करना चाहते हैं, मोदी जी जैसे आपने राम मंदिर बनाया है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म की है, इसी तरह जनसंख्या पर कंट्रोल करें। और जो ये सब्सिडी दी जाती है, चाहे वो किसान हो चाहे वो कोई भी हो, देश से सब्सिडी भी बिल्कुल खत्म करनी चाहिए और आरक्षण को भी बिल्कुल खत्म करना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई करवानी चाहिए, पढ़ाई के अंदर आप वो दो सहूलियत, स्वास्थ्य के लिए सहूलियत दो। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत जरूरी है, पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक पॉइंट ये भी है। ऋषिपाल जी, मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा था इस बारे में, क्योंकि इसके बारे में दो चीजें हैं। एक तो सीधे तौर पर कानून के जरिए ये चीज हो, और जैसा हमने देखा भी 1975 की बात अब कर रहे हैं, उसका जिक्र नूतन जी भी कर रही थी कि कुछ ऐसा प्रयास किए भी गए, लेकिन उनका सही तरीके से या तो लोगों में जागरूकता की कमी थी, या उन नियमों का या उस तरीके का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो इतना ज़्यादा सख्त था कि लोगों में उसको लेकर भय बन गया, तो चीज़ें सही तरीके से नहीं उस लाइन पर आ पाई। तो अभी जब हम देख रहे थे कि 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जनसंख्या की बढ़ोतरी जो है वो देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये कानून से नहीं होगा, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जागरूकता से होगा, लोगों को जागरूक इसके प्रति खुद से होना होगा, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा। तो क्या वाकई ये चीज़ें हैं? क्योंकि जागरूकता तो मुझे याद है, और शायद आप भी स्कूल के समय में हम लोगों ने काफ़ी पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो, स्लोगन हो, जो जनसंख्या को, बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए हम लोग बनाया करते थे अक्सर। तो जागरूकता के कार्यक्रम तो चल रहे हैं लंबे समय से, लेकिन क्या कानून के बगैर हो जाएगा ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि कानून के बगैर ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है। आप उदाहरण लीजिए, 1992 में 1993 में जो हमारी जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट थी वो 3.4 3.5 थी। 91-92 से ही हमारे देश के अंदर आर्थिक सुधार का नया दौर चालू हुआ। पिछले 30 सालों में आर्थिक सुधार बहुत तेजी से बढ़ा, और कोई बहुत सरकारों ने जनसंख्या नीति में बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन पिछले 30 सालों के अंदर अपने आप जो जनसंख्या की ग्रोथ है वो 2.3 आ गई। जो 3.5 थी वो उससे 2.3 आ गई। इतना तेजी से, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो गए, लोगों की नौकरी लगने लगी, लोगों को जाना पड़ा बाहर, लोगों को लगने लगा कोई ज्यादा बच्चे होंगे हम नहीं संभाल पाएंगे, इकोनॉमिक फैसिलिटीज मिलने लगी, मेडिकल फैसिलिटीज मिलने लगी। तो सरकारों ने तो काम किया इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर, लेकिन अपने आप लोगों ने अपने जो बच्चे थे, अब धीरे धीरे जो है अगर आप देखोगे तो जनसंख्या की वृद्धि एकदम 2.3 तक आ गई। इतना बड़ा विस्तार दिख रहे हैं। दूसरी बात, ये आपने सही कहा, अब आप चाइना का उदाहरण लीजिए। चाइना में पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, फिर 1 चाइल्ड पॉलिसी के उन्होंने देखे बैड इफेक्ट देखे। भाई 1 चाइल्ड पॉलिसी आ गई तो 4:2:1 का जो रेशियो आता है कि पहले वहां पे 4 जो बुजुर्ग हैं उनको 2 बुजुर्ग संभालेंगे, उनको एक बच्चा संभालेगा। तो उनको ही पता लगा कि 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर उन्हें 1 चाइल्ड पॉलिसी से 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए, अब 2 चाइल्ड पॉलिसी से 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सरकारें अगर इस तरह से, वो आप देख रहे हैं इस तरह सरकारों ने किया, वो पॉलिसी फेल हुई।
तो सरकारों को जो करना है, जो सरकार के लिए इम्पोर्टेंट काम है, सरकार को ध्यान देना है एजुकेशन के ऊपर, सरकार को ध्यान देना है मेडिकल के ऊपर, सरकार को ध्यान देना है इकोनॉमी के ऊपर, लोगों को रोजगार देने के ऊपर। ये 3 सेक्टर में अगर सरकारें ढंग से काम करती हैं तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी संतान को पैदा करना, ये अगर सरकारें निर्धारित करें तो मेरे ख्याल से, मैं निजी तौर पे समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये एक व्यक्ति का एक निजी, हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इसके ऊपर इस समय बहुत हमारे देश पर दबाव है कि हर संसाधन में दबाव, और मैं वकील हूँ, मैं आप लोगों ने सुना होगा या टीवी में देखा होगा कि हाँ तारीख पर तारीख केस खत्म नहीं होते, करोड़ों केस है, क्यों नहीं होते? जजेस कम है, कोर्ट कम है, केस खत्म नहीं होते, वो परेशानी है। लेकिन वो परेशानी को खत्म करने के लिए सरकारें को नियम बनाए, कानून बनाए। इससे अच्छा है सरकार का जो काम है वो मेडिकल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और रोजगार में काम करे, तो अपने आप जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो अपने आप जो है वो उस तरफ बढ़ेंगे और लोगों को समझ में आएगा कि जनसंख्या कम रखनी है, संसाधनों में दबाव कम रखना है। ये आपने बहुत सही बात कही और मुझे लगता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी इस चर्चा के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान थोड़ी सुलझती इस विषय की तरफ हम चल रहे हैं। नूतन जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय चित्तौड़गढ़ से। विजय जी, आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, अपनी बात रख सकते हैं आप। चलिए, लगता है संपर्क कट गया है। खैर, नूतन जी, जिस बात का जिक्र अभी ऋषिपाल जी कर रहे थे, मुझे जहाँ तक चीज़ें लगती हैं कि वो बिल्कुल एक सही दिशा में जाती हुई चीज़ें हैं कि अगर कानून के डर से चीज़ों को करने लगेंगे तो चाइना जैसे एग्जाम्पल हमारे पास कहीं ना आ न जाए तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर जागरूकता से चीज़ें होंगी तो उसमें एक समय, अपने आप में एक समय लगेगा, लेकिन सरकारों को जो काम करना है वो अगर एजुकेशन पर और हेल्थ के सेक्टर पर अगर काम करें तो मुझे लगता है कि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। आप उस विषय में क्या सोचते हैं? दूसरा ये भी बताएं कि हमने जो देखा, रिसेंट एग्जाम्पल हमने देख लिया, जब कोरोना की महामारी आई तो इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए हमारे अस्पताल, हमारी तमाम जितनी भी सुविधाएं या हेल्थ को लेकर के, वो सब एकदम फेल हो गई, एकदम कोलैप्स कर गई चीज़ें, हमने उनको देखा है। तो उस संदर्भ में आप किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं ऋषि जी की बात से बहुत सहमत हूँ। अरुण जी, केवल जनसंख्या को ब्लेम करना अपनी नाकामी छुपाने के लिए, चाहे सरकारें कोई भी हो, ये कहना आसान है कि हमारे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, संसाधन कम है, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि अगर जनसंख्या हमारी ज्यादा है तो उसको हम बेटर ह्यूमन रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट करें और उस जनसंख्या का लाभ कैसे ले सकते हैं। आज वर्ल्ड वाइड के तो हमारा देश जो है उस जनसंख्या के कारण ही हर बाहरी जो है वो एक मार्केट के रूप में देखते हैं कि प्रोडक्ट बेचने के लिए, कि वह आबादी ज्यादा है। हमारे पास इतनी आबादी है, हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम अपने यहाँ वैसे प्रोडक्शन लाए, फैक्ट्रीज लाए कि हमारे रिसोर्सेज है वो बेटर तरीके से यूटिलाइज हो और हमको बाहर से कई सारी चीजें मंगानी नहीं पड़े, बल्कि हम बड़े सप्लायर बने। केवल ये कहना कि हम कानून ला देंगे तो जो सोशल चीजें हैं वहाँ बहुत ज्यादा, अगर आप नियम कानून हर चीज में ले आएंगे तो एक राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू डिसीजन है व्यक्ति का, वो भी खत्म हो जाता है। अब अगर ज्यादा जनसंख्या है, सरकार को ये भी दिखाना है कि हम आपको बहुत हैंडल कर रहे हैं, बहुत सहूलियतें दे रहे हैं, और अब वो स्थिति नहीं है तो आप कहिए कि 2 बच्चे होंगे वही हम देंगे, अच्छी बात है, जागरूक करिए। तमाम लोग स्वतः ही उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जहाँ नहीं हो पा रहे हैं वहां भी अगर उनको वैसी लाइफ स्टाइल देने की कोशिश करिए जहाँ उनको महसूस हो कि अब ये स्टैंडर्ड हमारा है, इससे नीचे अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो हम बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, वो खुद ब खुद उसको कंट्रोल कर लेंगे। कोरोना के दौरान ये कहा गया कि बीमारी आ गई, हमारे पास इतनी आबादी थी, हम हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन कोरोना तो अभी आया, आबादी एक दिन में तो इतनी बढ़ी नहीं है। तो हमारे पास आबादी के अनुसार डॉक्टर्स अभी भी देखिए मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में तो जो नए बच्चे भी जो एडमिशन होते, सीटों की संख्या बहुत कम है या लिमिटेड है, तो वहाँ आप संसाधन बढ़ाने की फैसिलिटीज को अगर कोशिश करिएगा तो रोजगार भी बनेंगे। उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, न कि जो हो सकता है कि वरदान हो जाए जो चीज, उसको आप ये कह के कोसिए कि ज्यादा आबादी है इसी से हम न्याय नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और तीसरा, अगर आप कानून ला देते हैं और बाई चांस किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो आप अगर उसको कोई सहूलियत नहीं देते और वो परिवार वैसी स्थिति में नहीं है तो वो बच्चा भी इसी देश का नागरिक होगा, और पैदा होने में बच्चे की अपनी गलती नहीं होती है तो उस बच्चे का क्या करेंगे?
तो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी सूरत में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जब तक बालिग बच्चा नहीं हो जाता तो वो भले माँ बाप उसके अभिभावक है देखते, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर व्यक्ति सरकार की है। सरकार अगर बेहतर सहूलियत सुविधा देती तो हर आदमी उसको कोशिश करेगा कि हम कम बच्चे स्वतः ही पैदा करें। ये बात एकदम सही। और चीज़ें इस तरीके से अगर होने लगेंगी तो शायद यही जनसंख्या, जिसे आज एक बड़ी समस्या माना जा रहा है, एक बड़ी ताकत के रूप में इसका इस्तेमाल हो सके। और इसे केवल एक चीज़ इसमें यह भी है, आपकी बात से जो चीज़ निकल कर के आई है नूतन जी, कि भारत में जो जनसंख्या है इसे केवल कंज्यूमर तक ही सीमित करके देखा जा रहा है। और बाहर हम जब भी जाते हैं, कम एंड मेक इन इंडिया, हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है, उपभोक्ता मतलब उस तरीके से चीज़ें हो रही हैं कि उपभोग यहाँ पर ज़्यादा होगा। और दुनिया भर के देश भी ये देख रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट इसलिए कि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें उपभोग होंगी। लेकिन भारत में हमारी जनसंख्या को उस तरीके से ताकतवर बनाने के लिए, जैसा आपने जिक्र किया एजुकेशन, और जिस बात का जिक्र ऋषिपाल जी भी कर रहे थे, एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ की बात हो या रोज़गार देने की बात हो, या उस जनसंख्या को उतना ताकतवर अगर बना दिया जाएगा तो वो खुद से ही चीज़ों को समझने लगेंगे। जैसा आपने कहा, ये बात अगर चीज़ें इस तरीके से होंगी तो शायद सही डायरेक्शन में चीज़ें आएँ। अशोक, एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं। अशोक, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, ये जो 2 बच्चों का कानून है ये बहुत बढ़िया है, वैसे तो अच्छा है, ये लागू होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन ये पूछ रहा हूँ कि ये कानून अब से लागू हो गए, पीछे के जो बच्चे हैं उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी? नहीं, हाँ, ये आपकी बात सही है। इसको थोड़ा सा और ये अब कानून जो बढ़ते हैं ना, वो के पीछे के बैग में मत जाओ कि जिसके बच्चे ज्यादा है उसको सुविधाएं काट देंगे। नहीं, उनके लिए नहीं है। अभी जैसे असम की सरकार ने नियम बनाया तो उन्होंने यही कह करके बनाया कि ये जिस तिथि से प्रभावी हो रहा है उस तारीख के बाद से ही प्रभावी होगा। उससे पहले जिसके 3 बच्चे या 4 बच्चे, 2 से ज़्यादा मतलब जिनके बच्चे हो गए हैं, उनको इससे परेशानी होने वाली नहीं है। तो ये आपका सवाल खैर जायज़ है, लेकिन इससे कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर या राष्ट्र के स्तर पर नियम से या कानून से चीज़ें हो पाएंगी ऐसा संभव नहीं लगता। लेकिन इस चर्चा में बहुत सारे पहलू, ऋषिपाल जी से बात करके, नूतन जी से बात करके बहुत सारे पहलू ऐसे निकले हैं कि अगर उस डायरेक्शन में काम होगा तो शायद इस बड़ी समस्या को एक हम बड़ी ताकत के रूप में बदल सकते हैं। नूतन जी, ऋषिपाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े इस कार्यक्रम में, अपनी बात आपने रखी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो भी इससे ज़रूर जागरूक हुए होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी का भी, हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपनी बेशकीमती राय आपने साझा करी खबरफास्ट के इस मंच पर, क्योंकि ये सवाल आपका है। आप सवाल उठाएंगे तो एक आवाज़ जो है सभी लोगों की जुड़ेगी और एक मजबूत आवाज़ बनेगी, सरकार के कानों तक जाएगी और असर मजबूत आवाज़ का ज़रूर होता है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।